नमस्कार मित्रों, मैं CR देवासी अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पुरस्कार कहानी और उसका तीसरा पार्ट। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि जो पार्ट चल रहा है उस पार्ट के कुछ प्रश्न जितने भी बन सके इतने मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप इस वीडियो में उन प्रश्नों को सुने और पिछले जो वीडियो है उनको अच्छे से सुने और फिर उनके उत्तर देने की कोशिश करें। जैसा कि अभी पुरस्कार कहानी के दो भाग आए हैं, तो उसमें से कुछ प्रश्न हैं। जैसा कि एक प्रश्न है, पुरस्कार कहानी में एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसे कहते हैं कर्षक उत्सव। इस कृषि महोत्सव या फिर कर्षक महोत्सव में किस देवता की पूजा करके इस कार्यक्रम की शुभारंभ कौशल नरेश द्वारा की गई। मतलब कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि कर्षक उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती थी। दूसरा प्रश्न यह है कि कौशल देश का परंपरागत उसका जो शत्रु है वो कौन है। एक इसमें है कि इस कहानी के अंदर प्रहर आए हैं, तो वैसे 4 प्रहरों में से यहाँ इस कहानी में कौन कौन से प्रहरों का उल्लेख हुआ है और उसमें उन प्रहरों में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में भी आप उत्तर देने की कोशिश करना। एक इसमें यह है कि जब राजकुमार अरुण मधुलिका से मिलने जा रहा था उस समय कौन अंगड़ाई लिए हुए एक पैर पर उसके सामने खड़ा था। एक ये है कर्षक उत्सव किस मौसम की या फिर की घटना है। और इस पाठ में मगध है, जैसे कि कौशल देश और मगध इन दोनों के बारे में यहाँ वर्णन है। तो इसमें जो मगध है, मगध का एक अन्य नाम और भी यहाँ इस पाठ में आया है, तो वो कौन सा है उसके बारे में बताओ। और इस पाठ में अरुण ने मधुलिका को किन किन नामों से संबोधित किया है, ये कुछ प्रश्न हैं। और आप सभी सुधीजनों से अपेक्षा रहेगी कि आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। इतने प्रश्न कठिन भी नहीं है। अब आगे इस कहानी का वाचन। मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या। अब जब अरुण से मधुलिका ने ये प्रश्न किया कि जब तुम्हें वहां से निर्वाचित हो चुके हो तो तुम्हारे साथ में इतनी सेना रखने का क्या मतलब, तब वो कहता है अरुण के बाहुबल ही तो वीरों की पहचान है, आजीविका है, और इनके बिना, और वो उनको अपना सुख दुख यानी कि जो उसके साथ में उनके जो सैनिक थे उनको वो अपने सुख दुख के साथी समझता था। और मैं जब आज दुख में हूँ तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इन्हें छोड़ दूँ। क्यों, हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब यह मधुलिका कह रही है कि हम लोग परिश्रम करते और कमाते, इतने सैनिक रखने की क्या आवश्यकता है। भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अरुण कह रहा है कि मेरा राज्य, भले ही मेरे राज्य से मैं निर्वाचित हो चुका हूँ, लेकिन मैं मेरे बाहुबल पर भरोसा करता हूँ और मैं नए राज्य की स्थापना करूँगा और निराश मैं कभी भी नहीं होता हूँ जिंदगी में। अरुण के शब्दों में कंपन था, वो जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। अब यहाँ पर देखिए कि अरुण के शब्दों में कंपन था। इस मौके पर अरुण मधुलिका से कुछ बात कहना चाहता था और वो ये कहना चाहता था कि मैं कौशल देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं इस पर आक्रमण करूंगा और क्या तुम मेरा सहयोग करोगी।
या फिर इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग करने के लिए वो उसे कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्दों में कंपन था। क्या पता मधुलिका तैयार होगी क्या नहीं होगी, इसलिए वो उसके शब्दों में कंपन है। नवीन राज्य, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे, कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद लूँ। अब यहाँ पर अरुण ने कहा था कि मैं एक नवीन राज्य की या नए राज्य की स्थापना करूँगा, लेकिन मधुलिका ने कहा कि जब तुम खुद निर्वाचित जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हारे खुद के ही खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसे में तुम कैसे नवीन राज्य की स्थापना करोगे? और अगर आपके पास में कोई अच्छी सी कल्पना है तो वो मेरे को बताओ, तो मैं उस कल्पना का आनंद तो लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। अब यहाँ पर अरुण कह रहा है कि मैंने जो नवीन राज्य के बारे में जो बात की है वो कोई आनंद नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, कल्पना का आनंद नहीं है, वो हकीकत है। और मैं तुम्हें उस राज्य सिंहासन की या फिर उस नवीन राज्य की मैं राजधानी बनाऊंगा, उसके सिंहासन पर तुम्हें बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता मत करो और तुम मेरा साथ दो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ठिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। अब यहाँ पर अरुण मधुलिका से अपने प्यार के बारे में चर्चा करता है कि मैंने जो सोचा था वही तुम भी सोचती हो, यानी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। युवक युवती का वक्ष स्थल फूल उठा, वह हाँ भी नहीं कर सकी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। अब देखिए, अरुण इस मौके की ताड़ में ही था। वो चाहता था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बने जिससे वो अपने मन में जो बात है वो बात जुबान पे लाए और मधुलिका से कह सके। और वो इस प्यार के भ्रम में रखकर वो उसे कहना चाहता है कि उसने कहा कि यदि तुम चाहो तो, तुम्हारी अगर इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर, यानी कि पण का मतलब होता है कीमत या फिर मूल्य, यानी कि प्राणों की कीमत लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। पहले तो उसने बात की थी तो उसमें किसी देश का नाम नहीं था। उसने कहा था कि मैं मेरे नवीन राज्य की स्थापना करूंगा, लेकिन यहाँ उसने प्यार की बात चलाकर और फिर वो अपने मेन उद्देश्य पर आ गया और उसने कहा कि यदि मैं प्राणों से पण लगाकर, यानी कि प्राणों का मूल्य या फिर कीमत लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा सकता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। मधुलिके, अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, ये मैं जानता हूँ, और तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वो अस्वीकार नहीं करेंगे। जब पहली बार जब कौशल देश में कर्षक उत्सव था, उस समय अरुण भी वहाँ मौजूद था, और उस समय की उस घटना का जो अनुग्रह राशि न लेकर मधुलिका ने, कि वो घटना अरुण को मालूम थी, और वो कह रहा है कि कौशल नरेश है, जब तुमने वो अनुग्रह राशि नहीं ली उससे वो अभी तक चिंतित हैं, ये मैं जानता हूँ। और तुमने अगर अभी जाकर राजा से अनुग्रह राशि के बारे में या फिर अनुग्रह राशि के बदले में यदि कुछ मांगा तो वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, और वह अस्वीकार न करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अरुण को कौशल देश के बारे में पूरी एकदम पक्की जानकारी है, और इसीलिए वो मधुलिका के पास में आया है, क्योंकि वो मधुलिका ही इसमें यहाँ पर उसके
सहायता कर सकती है। और ऐसे में वो कहता है कि देखो कि अब इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। तो इसमें वो कह रही है कि तुम साधारण सी वो एक तो तुम्हारी जो अनुग्रह राशि है उसके बदले में मैं जैसा चाहता हूँ वैसे तुम करो। दूसरा, अभी जो कौशल के जो सेनापति है वो कौशल के जो पहाड़ी दस्यु यानी कि पहाड़ी दुश्मन है उनका दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं, और जब तक हम अपनी योजना का क्रियान्वयन करेंगे तब तक वो वापस लौट नहीं पाएंगे, और ऐसे में तुम मेरा साथ दो। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो। यहाँ पर अब जब ये बात सुनी तो मधुलिका की आंखों में बिजलियां, और उसने दारुण भावना से उसके मस्तक विकृत उठा। जो कहोगे वह करूंगी, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर, अब देखो ये दूसरा दृश्य है, स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकलित किए हुए हैं। एक चाम धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही। यहाँ देखो चाम धारिणी से यानी कि पंखा झूलने वाली, जो राजा महाराजा होते थे उनको हवा देने के लिए एक चाम होता था, उसे वो हवा देती रहती थी धीरे धीरे। तो वो एक चाम धारिणी युवती है जो अपनी जो कलाई है उसको बड़ी कुशलता से हिला रही है, और जिससे राजा को हवा आ रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचलित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के सामने दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। और उसी समय प्रतिहारी आता है और वो कहता है कि देव के एक स्त्री है, वो कुछ प्रार्थना लेकर अभी उपस्थित हुई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है। और जब महाराज ने मधुलिका को देखा तो उसने कहा कि भी मैंने तुम्हें कहीं देखा है। 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। अब यहाँ पर मधुलिका कहती है कि 3 बरस हो गए, 3 बरस पहले 3 बरस हुए देव, 3 बरस हुए हैं देव, और मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। यानी कि जो कर्षक उत्सव में जो मेरी जमीन ली गई थी, ओहो, तो तुम इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो क्या? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? इतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण दिशा में, दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि। अब देखिए मधुलिका और राजा की इस पूरी कहानी में 2 बार भेंट होती है। पहला जब कर्षक महोत्सव हुआ, उस समय भी राजा ने उन्हें पुरस्कार के रूप में उस जमीन के बदले में स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन उसने स्वीकार नहीं की। और अब भी वो कह रहा है कि बोलो क्या तुम्हें मूल्य चाहिए, लेकिन वो मूल्य नहीं ले रही है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि मधुलिका ने अपनी जो जमीन थी जो कर्षक महोत्सव में उपयोग में ली गई, तो उस जमीन के बदले में अनुग्रह राशि में क्या लिया था? उसने जमीन के बदले में वापस जमीन ही ली, न कई पैसे लिए या फिर और कुछ। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा, भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कर्षक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, 30 पर्वत दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। अब देखिए यहाँ पर मधुलिका ने जो जमीन खेती के लिए मांगी है वो जो दुर्ग है उस दुर्ग की दक्षिण दिशा की ओर है, प्लस वो सैनिक महत्व की भी है, और इस समय राजा उस भूमि को देना नहीं चाहता। लेकिन तो फिर मधुलिका कहती है, तो फिर क्या मैं निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना। यहाँ कुछ हताश होते हुए राजा कहता है कि यह सिंह मित्र की कन्या। अब देखिए यहाँ जो सिंह मित्र है, यह सिंह मित्र मधुलिका के पिताजी का नाम है, और मधुलिका के पिताजी ने कौशल देश की वाराणसी के युद्ध में मगध से उनकी लाज या इज्जत रखी थी। यानी कि सिंह मित्र
किस युद्ध में? वाराणसी के युद्ध में। ये य र ल व से वाराणसी और स से हो गया सिंह मित्र। यानी ये वर्ग जो लास्ट का है, जो प फ अंतिम वर्ण है, एक वर्ग है य र ल व स श ह, तो उसमें ये दोनों ही अक्षर एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा इसको याद करने में सहायता मिलेगी। मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना देव जैसी आज्ञा हो। जाओ तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश देता हूं। अब सिंह मित्र की कन्या होने की वजह से मधुलिका को वो सैनिक महत्व की जमीन उसे कृषि के रूप में मिल गई। अब देखिए, और अब यहाँ आज्ञा पत्र कौन लिख रहा है? अमात्य लिख रहा है। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे वे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर क्यों कि किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। घना कुंज यानी कि हरियाली भरा हरा भरा क्षेत्र। उस हरियाली हरे भरे क्षेत्र में अरुण और मधुलिका दोनों बैठे हुए और दोनों हर्षित नेत्रों से देख रहे हैं। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। उस निविड़ वन में उस नवागत यानी कि वहां जो नए मनुष्य आए उनको देखकर पक्षीगण जो अपने नीड यानी कि घोंसला या फिर अपने घर को लौटते हुए वो कोलाहल से देख रहे थे, कौतूहल से देख रहे थे कि यहाँ पर पहले तो इतनी कभी चहल पहल मनुष्यों की नहीं हुई, अब ये कैसी चहल पहल है। देखिए इसमें एक और शब्द आ रहा है निविड़। इस निविड़ का क्या अर्थ है? ये भी एक प्रश्न है कि निविड़ का क्या अर्थ है। देखिए इसमें कि इस निविड़ वन में प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। अब यहाँ पर वो उसको स्वप्न दिखा रहा है और वो कह रहा है कि 4 प्रहर बाद में, देखिए यहाँ प्रहर की बात आ रही है, यानी कि 4 प्रहर बाद में तुम्हारा इसी कौशल देश की राजधानी, यानी कि कौशल देश की राजधानी का नाम क्या है? श्रावस्ती है। यानी कि कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। किसका? अरुण कह रहा है। किससे कह रहा है? मधुलिका से। और मगध से निर्वाचित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। और स्वयं को वो कहाँ से? यानी कि मगध से तो निर्वाचित और कौशल देश का स्वतंत्र अधिपति बनूंगा। ये वो दोनों बैठे सपना देख रहे हैं। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम? अब यहाँ पर मधुलिका को संशय है। वो कह रही है कि तुम इन 100 सैनिकों से कौशल देश को कैसे विजित कर सकते हो? रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा आरंभ होगी। देखिए अब यहाँ पर और प्रहर का उल्लेख हुआ है। इससे पहले ये हुआ है कि 4 प्रहर बाद में मैं कौशल देश के इस जीर्ण, यानी कि जो अब नाम मात्र का रह चुका है और बहुत ही छोटा सा देश है, कौशल है, इसमें 4 प्रहर बाद में तुम्हारा इस कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में क्या होगा? अभिषेक होगा। ये कौन कह रहा है? अरुण कह रहा है मधुलिका से। और उसके बाद में फिर ही आ रहा है कि रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा आरंभ होगी। यानी अरुण कह रहा है मधुलिका से, यानी कि ये जो विजय यात्रा है, जो सुबह तुम्हारा 34 प्रहर के बाद में जो विजय आपका अभिषेक होगा, उस अभिषेक से पहले तीसरे प्रहर में क्या होगी? मेरी विजय यात्रा आरंभ होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है?
अवश्य तुम अपनी झोपड़ी में ये रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। यानी कि अरुण कह रहा है मधुलिका से, आज तो तुम्हारी जो है पर्ण कुटीर है उसमें अपनी रात बिताओ, और कल से तो तुम ये जो राज मंदिर है, इस राज मंदिर में ही ये तुम्हारा घर रहेगा, और यही तुम्हारा, इसलिए यहाँ घर के लिए आया लीला निकेतन। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना संशक थी। मधुलिका हृदय से प्रसन्न थी, लेकिन अरुण ने जो कल्पना की थी उस कल्याण कामना के प्रति वो संशित थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा अंधकार अधिक हो गया है। और तभी कोई सैनिक संकेत पाकर अरुण ने मधुलिका से कहा कि अब रात बहुत हो चुकी है, इसलिए तुम अभी घर जाओ और मैं अपना काम निपटाता हूँ। अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वापस आया है प्राणपण से अर्धरात्रि तक, यानी कि उसके जो प्रारंभिक कार्य हैं, जो तीसरे प्रहर उसकी जो विजय यात्रा आरंभ होगी, उससे पहले जो जरूरी कार्य है, वो जो कार्य निपटाने हैं वो कब तक निपटाना चाहता है? अर्धरात्रि तक। तो उसके जो प्रारंभिक कार्य हैं, जो सुबह उसकी विजय यात्रा तीसरे प्रहर में आरंभ होगी, उससे पहले के जो प्रारंभिक कार्य है वो कब तक निपटाना चाहता है? अर्धरात्रि तक। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वो झोंपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा हुआ था। अब देखिए, पंथ अंधकारमय है क्योंकि रात है, लेकिन मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा हुआ है। लेकिन उसके साथ में मधुलिका का हृदय भी, वो भी ऐसा ही अंधकारमय है। यानी कि अगर पूछा जाए, पंथ ही अंधकारमय और मधुलिका का हृदय भी अंधकारमय। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। पहला भय किसके लिए उत्पन्न हुआ? अरुण के लिए हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो। अब देखिए यहाँ पर वह जब वो अपने घर की तरफ चली तो उस रास्ते में, तो उसमें जो पहले सुखद कल्पनाएं की थी, वो सभी सुखद कल्पनाएं उस अंधकार में विलीन हो गई। किस में विलीन हो गई? अंधकार में। उस अंधकार में वो सभी सुखद कल्पनाएं विलीन हुई। और उसने कहा कि मैं, पहला उससे ये भय था कि अरुण ने जो एक मिशन हाथ में लिया है वो उसमें सफल होगा कि नहीं होगा, उसमें उसे संशय था। और दूसरे में फिर उसे सहसा वो सोचने लगी कि वो सफल क्यों हो। श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का शीर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या। अब सहसा उसे अपना इतिहास याद आता है कि वो सिंहमित्र की कन्या है, जिसने वाराणसी के युद्ध में मगध को पराजित करके कौशल का विजयमान बढ़ाया था। मैं उस वीर की पुत्री हूँ और मैं आज कौशल देश के साथ में क्या करना जा रही हूँ, और मगध के राजकुमार का साथ क्यों दे रही हूँ। तो उसने सोचा और कहा कि भाई, मगध देश का राजकुमार यहाँ पर सफल क्यों हो। श्रावस्ती का दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। मगध का शीर जो कि मगध का शीर शत्रु है। कौन? कौशल देश है, मगध का शीर शत्रु है, वो क्यों विजयी हो। सिंहमित्र की कन्या, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं, मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। तभी उसने कहा कि हे पिताजी, मैं रास्ता भूल गई थी, लेकिन अभी मैं सावचेत हो गई हूँ। रात एक पहर एक बीत चली,
पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। अब देखिए यहाँ पर फिर एक बार प्रहर का आया। पहला 4 प्रहर बाद में अभिषेक होगा, तीसरे प्रहर में विजय यात्रा आरंभ होगी, और यहाँ पर 1 प्रहर बीत चला है लेकिन मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक नहीं पहुंच पाई है, यानी कि 1 प्रहर तक वो अभी रास्ते में ही चल रही है। वो उधेड़ वन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा, वह बीच पथ में खड़ी हो गई। अब जैसे कि वो अंधकार में चल जा रही, लेकिन उसके रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया? आलोक दिखाई दिया। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे। कितने? 100 अश्वारोही चले आ रहे थे, और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। अब देखिए, अगर ये प्रश्न वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन कभी ये भी पूछा जाए कि अरुण मधुलिका जब अपने घर की तरफ लौट रही थी उस समय उसे कितने सैनिक मिले? तो 100 तो उल्काधारी हो गए, और एक आगे जो उनका सैनिक चल रहा है, यानी कि सेनापति चल रहा है, यानी केवल 101 सैनिक है वो उसे मिले। और जो आगे जो सैनिक चल रहा था, अधेड़ सैनिक चल रहा था, उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग था। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने सड़क पर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट कहा। श्रावस्ती का दुर्ग 1 प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। अब यहाँ पर वो मधुलिका है वो अरुण से सेनापति से कह रही है कि श्रावस्ती का दुर्ग है वो 1 प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, यानी कि दुश्मन सेना के हाथ में चला जाएगा। और इस पर जो आक्रमण होगा वो कहाँ से होगा? दक्षिणी नाले के उस पार से होगा। सेनापति चौंक उठे। उसने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। अब देखिए, सेनापति जब आया तब 1 सेनापति और 100 सैनिक, लेकिन अब 100 सैनिकों में से उसने, जब मधुलिका ने ये समाचार दिया कि दक्षिणी नाले से की तरफ से अभी श्रावस्ती पर या फिर कौशल देश पर आक्रमण होगा, तो ऐसी स्थिति में सेनापति ने जो 100 सैनिक थे, 100 सैनिकों में से 80 सैनिकों को नाले की तरफ, यानी दक्षिण का जो नाला था उस तरफ भेज दिए, और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। यानी कि 100 सैनिकों में से 20 सैनिक लेकर वो दुर्ग की ओर बढ़ा, कौशल देश के दुर्ग यानी कि श्रावस्ती की ओर बढ़ा, और 80 सैनिकों को किस तरफ भेज दिया? नाले की तरफ भेज दिया। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का सपन देख रहा था, यानी कि इससे पहले इस देश का जो वैभव था उस वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है, और वर्तमान स्थिति में जो अड़ोस पड़ोस के जो अन्य राजा हैं उन राजवंशों ने इसके प्रांतों पर अधिकार कर लिया है। अब वो केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं, लेकिन फिर भी कौशल देश की जो है अतीत की स्वर्ण गाथाएं अभी भी लिपटी हुई है। वही लोगों के ईर्ष्या का कारण है, यानी कि कौशल देश की जो ईर्ष्या का कारण है वो कारण क्या है कि उसकी जो अतीत की जो स्वर्ण गाथाएं थी वो इतनी वीरतापूर्ण थी कि वो
आज भी दूसरे लोगों को जो आज मजबूत हैं, स्थिति में है, वो उनको ईर्ष्या का कारण बन रही है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला, सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? अब देखिए, जब दुर्ग का द्वार खुलता है तब सेनापति ने एक संबोधन लिया है, एक नाम लिया है। वो लिया क्या? अग्निसेन। यानी कि ये दुर्ग का जो है रक्षक है, अभी दुर्ग का प्रधान सिपाही है जो वहाँ पर दुर्ग पर तैनात है, उसका नाम क्या है? अग्निसेन। सेनापति की जय हो। 200। अब अग्निसेन ने कहा कि अंदर है वो दुर्ग में कितने सैनिक हैं? 200 हैं। उन्हें शीघ्र ही एकत्रित करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो और आलोक और शब्द ना हो। अब यहाँ पर सेनापति ने अग्निसेन को आज्ञा दी कि 200 हैं तो 200 में से उन सभी को इकट्ठा करो और वो भी बिना किसी शब्द के, और उन 200 में से 100 को लेकर तुम दुर्ग की तरफ बढ़ो। और न तो रोशनी करनी, आलोक और शब्द न हो, यानी कि रोशनी भी नहीं करनी है और शब्द भी, एक भी शब्द यानी कोलाहल नहीं होना चाहिए। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वो खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वो अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते हुए चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। अब ऐसे समय में जब अर्धरात्रि के समय जब सेनापति राजा से मिलने गया, तब उसने कहा कि सेनापति ने कहा कि इस स्त्री के कारण ही मुझे इस समय आपसे मिलने आना पड़ा। तब महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? तो क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या इसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया और इसी स्त्री ने मुझे पथ में ये संदेश दिया है, यानी कि दक्षिणी नाले की तरफ से कौशल देश पर आक्रमण होगा और ये किसी गुप्त शत्रु ने जानकारी दी है और मुझे ये जो जानकारी दी है वो इस स्त्री ने यानी कि मधुलिका ने दी है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वो गाड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, ये सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्रित करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले इन आताताइयों का प्रबंध कर लूँ। अब देखिए, यहाँ पर फिर एक बार राजा कहता है कि तुमने ये सूचना, महत्वपूर्ण सूचना देकर कौशल देश पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कार, इसके लिए तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। अच्छा, तुम यही ठहरो। और वो आताताइयों का प्रबंध करने चले गए। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग एक दस्यु के हाथ में जाने से बच गया। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे, यानी कि जो जन समूह था वो सभी आनंद से उन्मुक्त हो उठे। और श्रावस्ती है जो एक बार पुनः दस्यु या फिर दुश्मन के हाथों में जाने से बच गया। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राणदंड। अब जब प्रजा ने कहा कि इस दुश्मन ने जो श्रावस्ती पर आक्रमण किया है इसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा क्या होनी चाहिए? प्राण दंड। और फिर राजा ने भी वो सजा है वो मुकर्रर कर दी गई। मधुलिका बुलाई गई, वो पगली से आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वो चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है
मैं सब तुझे देता हूँ। अब देखिए, पुरस्कार कहानी में 2 बार राजा मधुलिका को पुरस्कार देना चाहता है। एक पहले कर्षक उत्सव के समय, उस समय मधुलिका को उसने स्वर्ण मुद्राएं दी। किसने? राजा ने, लेकिन मधुलिका ने नहीं ली। दूसरी बार अब यहाँ पर वो पुनः कह रहा है कि मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा और उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग लो तो मुझे भी प्राणदंड मिले। अब ऐसा कहकर मधुलिका ने कहा नहीं, मुझे आपके निज की जितनी जमीन है, वो खेती है, वो नहीं चाहिए, मुझे प्राणदंड मिले। कहते हुए वो बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। और इस प्रकार से ये वीरता, प्रेम से परिपूर्ण ये कहानी संपन्न हुई। और इसमें जो प्रश्न किए गए हैं उसका आप सभी उत्तर देने की कोशिश करना, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय देना। और प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद आप